हेलो गाइस, आगे बढ़ते हैं अपना एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 में। अब हमको पढ़ना है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट, कि वो कौन कौन सी थ्योरीज थी जो जस्टिफाई करेंगे कि कास्ट किस तरीके से ओरिजिनेट किया है, कास्ट का बेसिस क्या है। क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। तो जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, नोट्स को सामने रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियल थ्योरी जो रिस्ले और मजुमदार साहब ने दी। इन्होंने एक सी बात करी, किसने? रिस्ले और मजुमदार ने, मजुमदार साहब, डी एन मजुमदार, ठीक है। तो रिस्ले की रेशियल थ्योरी बहुत फेमस है। रिस्ले ने बोला कि जो इंडिया में जाति प्रथा बनी है, जाति सिस्टम बना है, कास्ट बना है, वो कैसे बना है? जब डिफरेंट रेसेस भारत में आई और वो आपस में एडमिक्स करी, ठीक है। तो द कास्ट इज फॉर्म ड्यू टू द एडमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट रेसेस। तो ये है रेशियल थ्योरी ऑफ रिस्ले। रिस्ले की रेशियल थ्योरी बोलती है कास्ट ओरिजिनेटेड ड्यू टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट रेसेस मिक्स करके कास्ट बनी है, ठीक है। तो ये रिस्ले की थ्योरी है। दूसरा है ब्राह्मणिकल थ्योरी। ब्राह्मणिकल थ्योरी दी है जीएस घुर्वे साहब ने। घुर्वे समझते हैं? जीएस घुर्वे एक सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बोला था कि ट्राइबल्स के डेवलपमेंट में हमको उन्हें एसिमिलेट करना होगा, उनको आइसोलेशन में नहीं रखना है। तो अगर हमको ट्राइबल को डेवलप करना है तो ब्रिंग देम बैक इन द हिंदू सोसाइटी या फिर किसी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उसको जोड़ो, तभी उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो घुर्वे वो थे। घुर्वे और एल्विन की डिबेट पढ़ते हैं। एल्विन बोलते थे कि इंटीग्रेट करने, एसिमिलेट करने की बजाय आप आइसोलेट करिए, ठीक है। लॉस ऑफ नर्व का कॉन्सेप्ट एल्विन साहब ने दिया, ठीक है। नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट एल्विन साहब ने दिया, ठीक है। घुर्वे बोलते थे कि आप क्या कर रहे हैं, उनको अलग करके आप उनको म्यूजियम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, म्यूजियम के ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। बेटर ये है कि उनको मेन सोसाइटी में लाया जाए और उनके डेवलपमेंट पे वर्क करा जाए, ठीक है। और इस प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि उनके कल्चर जो हैं वो सप्रेस नहीं होंगे, ठीक है। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अगर हम एसिमिलेशन की बात करते हैं तो कल्चर्स किस डायरेक्शन में प्रोटेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस पर बात भी हमें करनी है। एल्विन हमेशा से बोलते थे कि कल्चर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्चर सेटिस्फाइज द बायोसाइकोलॉजिकल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। वही फंक्शनलिस्ट अप्रोच, ठीक है। एल्विन ये बोलते थे, ठीक है, कल्चर बहुत जरूरी है किसी भी एक सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए। पर घुर्वे बोलते थे कि अगर आप कल्चर्स को पकड़े रहेंगे तो डेवलपमेंटल पैरामीटर्स में वो सोसाइटीज बहुत पीछे रह जाएंगी। हमको देश को आगे लेके जाना है, नहीं कि ऐसा नहीं करना है कि कुछ लोगों को देश की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका पार्ट हम बनने ना दें, ठीक है। तो ये गलत होगा, ये घुर्वे बोलते थे, ठीक है। तो घुर्वे ने कौन सी थ्योरी दी है? ब्राह्मणिकल थ्योरी। उन्होंने ये बोला कि कास्ट ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। ब्राह्मण क्या है, ठीक है। पहले क्या था? वर्णा सिस्टम में 4 ऑर्डर थे, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मा बोलते थे कि हम जो हैं गॉड के एकदम करीब हैं, इसीलिए हम रिचुअली प्योर हैं, ठीक है। और चूंकि आप गॉड के करीब नहीं हो तो आप जो हैं हमारे जितने रिचुअली प्योर नहीं हो। जितना दूर हायरार्की में लोग हैं उतना ही वो इम्प्योर है। बात समझ आ रही है? तो ये जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस है, इसी से जाति प्रथा बनी है, ठीक है। घुर्वे ने बोला, घुर्वे ने क्या बोला? कास्ट ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस एंड डियर कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन। जो गांव में जाते हैं ना, प्यूरिटी और पॉल्यूशन की बात होती है कि इसका छुआ हुआ नहीं खाएंगे, इसकी परछाई में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये अगर हमारी ज़मीन पे थूक देगा तो हमारी ज़मीन अपवित्र हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। अगर ये हमारी ज़मीन से चल गया, ये अपवित्र है, इसने हमारे तालाब से पानी पी लिया तो ये पूरा तालाब अपवित्र हो जाएगा, ठीक है। इसका छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे। ये प्यूरिटी और पॉल्यूशन की रेस जो है, इसी ने जाति सिस्टम को ओरिजिनेट किया, ठीक है। चूंकि इंडिया जो है एक विलेज सोसाइटी रही है, तो विलेज में जो जाति प्रथा है वो कल्चर के जो टूल्स हैं, जैसे जजमानी सिस्टम है, कास्ट सिस्टम के और जो वेरिएंट्स हैं, उन्होंने क्या किया है? इस सिस्टम को रीइंफोर्स किया है, ठीक है। तो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस से जाति प्रथा बनी है। किसने बोला? घुर्वे ने। रिस्ले ने क्या बोला था? डिफरेंट रेसेस के इंटरमिक्सिंग से जाति प्रथा बनी है। अब हम बात कर रहे हैं नेस्फील्ड। नेस्फील्ड ने ऑक्यूपेशनल थ्योरी दी है। उन्होंने बोला कि समाज में जितनी तरह के ऑक्यूपेशन हैं उतनी तरह की जातियां बन गई, ठीक है। एक जाति जो है एक ऑक्यूपेशन से लिंक है। पहले तो वो ऑक्यूपेशन लोगों को दी गई, उसके बाद उस ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हमने लोगों को जज किया और हायरार्कीज में फिट करना स्टार्ट किया, ठीक है। बात समझ में आ रही? यही इथनोसेंट्रिसिटी की बात हुई इसमें, कि आपका कार्य बहुत बेकार है तो इसलिए आप तुच्छ हैं, ठीक है। आप जो है मल उठाते हैं अपने सर पे, ठीक है। आप जो है लोगों की जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको साफ करते हैं तो आप इम्प्योर हैं, ठीक है। तो उनके कार्य से उनकी प्यूरिटी इम्प्यूरिटी को जज किया गया, ठीक है। तो नेस्फील्ड ने बोला कि डिफरेंट ऑक्यूपेशन से डिफरेंट कास्ट बनी है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थ्योरी ऑफ नेस्फील्ड क्या बोलती है? मैनी कास्ट डिराइव देयर नेम ऑफ कास्ट बाय ऑक्यूपेशंस इन विच दे डील। जिस ऑक्यूपेशन में वो डील कर रहे थे उस ऑक्यूपेशन से उनकी जाति बन गई। जैसे धोबी कास्ट है, चमड़ा वाला काम करने चमार्स हैं,
ठीक, इस तरह से डिफरेंट वर्क वाले लोग डिफरेंट कास्ट बन गए, लोहार कास्ट बन गई एक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बात समझ रही है? जो जाति है, ठीक है, जाति किससे अपना नेम ओरिजिनेट करती है? अपनी ऑक्यूपेशन बेसिस से, जो डिवीजन ऑफ लेबर किया समाज ने। ठीक है, इन विच दे डील और दे डिड, सच एज दोज एसोसिएट विद लेदर वर्क्स आर कॉल्ड चमार्स। ठीक है, जो गोल्ड वर्क से जुड़े हैं उन्हें सोनार बोला गया, और जो आयरन वर्क से जुड़े हैं उनको लोहार बोला गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ऑक्यूपेशनल थ्योरी किसने बोली? नेस्फील्ड ने बोली। ठीक है, ब्राह्मणिकल थ्योरी किसने बोली? गुरवे ने बोली। रेशियल थ्योरी किसने बोली? रिस्ले ने बोली। तो इस तरह की डिफरेंट थ्योरीज थी। फिर एक आई मना थ्योरी। मना थ्योरी है जी एच हट्टन साहब की, याद रखना, जी एच हट्टन। मना क्या होता है? मना इज इम्पर्सनल, जब आप किसी चीज में इम्पर्सनल पावर समझते हैं। ठीक है, जैसे ये पेन है, मैं समझता हूँ कि ये पेन जो है मेरे को हार्म कर सकता है क्योंकि इसके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं। ठीक है, ये मना की बिलीफ है। अब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ही बिलीव्ड दैट द व्यू दैट कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड इन द बिलीफ ऑफ मना ऑफ नॉन आर्यन ग्रुप। ठीक है, जो इम्पर्सनल चीजों में बिलीफ होती है ना, वही मनाइज्म का कॉन्सेप्ट है। रिलीजन में से क्लियर करेंगे, यहां मत सोचिए। ठीक है, तो नॉन आर्यन में का जो मना का जो बिलीफ है, एक आर्यंस वो है जो बोला जाता है कि बाहर से आए और उन्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन को समाप्त किया, कि लोगों को मार काट के खत्म करा, सिविलाइजेशन खत्म करी। तो जो आर्यंस नहीं थे उनका बिलीफ था मना में। मना मतलब, मना एकदम ये माना जाता था कि इससे दूर रहना है, ये हमारा हार्म कर सकती है। ठीक है, तो ये हार्म करना, ये सब मना की जो बिलीफ है, इससे जाति प्रथा बनी है। ठीक है, किसी आप वस्तु में हार्मफुलनेस समझ रहे हैं, हार्मफुलनेस से आप उसको जोड़ के देख रहे हैं, कोई वस्तु आपका परिवार और आपका नुकसान कर सकती है, तो ये मनाइज्म का कॉन्सेप्ट है, ये मैं बताऊंगा रिलीजन में। तो नॉन ऑरियंस का ये मानना था कि जो मनाइज्म है वो एग्जिस्ट करता है और इसी बिलीफ से कास्ट सिस्टम कंसोलिडेट किया। ये जी एच हट्टन ने बोला। तो मना थ्योरी किसकी है? जी एच हट्टन की। ही हेल्ड द व्यू दैट कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड इन द बिलीफ ऑफ द मन ऑफ द नॉन आर्यन ग्रुप हु प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंडोगेमी टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मना। मना जो है, जो इम्पर्सनल पावर है, उसको, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने क्या प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया? अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी, कि मतलब हम जो है क्लियर रेस्ट्रिक्शन मेंटेन करेंगे इस पर्टिकुलर वर्क से। एंडोगैमी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, कि हम जो है शादियां उस वर्ग में नहीं करेंगे। ठीक है, जो इम्प्योर है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पर हार्म हो सकता है। तो इम्पर्सनल पावर जो है हमारा हार्म कर सकती है। अब हम कुछ इन नॉर्म्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, समाज के नॉर्म्स के अगेंस्ट कुछ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो मना की जो बिलीफ है नॉन आर्यंस की, उसने जाति प्रथा को उजागर किया। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, रिलीजन में आगे पढ़ेंगे। एक और थ्योरी है होकार्ट की, वो है रिलीजियस थ्योरी। ठीक है, ही हेल्ड द व्यू दैट रिलीजियस बिलीव्स एंड कस्टम्स आर एट द रूट ऑफ द कास्ट सिस्टम। जाति प्रथा जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, उसी ने ही खूब सारे कल्चरल ट्रेडिशंस को उदय दिया है। ठीक है, रिलीजियस बिलीव्स हो गई, कस्टम्स हो गई, ये सब कहाँ है? दे आर एट द रूट ऑफ द जाति सिस्टम, जाति प्रथा। द अर्ली हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा विच हैज कोनोटेशन टू ड्यूटी फॉर हिज ग्रुप बेस्ड ऑन प्रोफेशन, दिस लेटर ऑन क्रिस्टलाइज इनटू जाति प्रथा एंड स्टार्टेड एंडोगेमी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि रिलीजियस थ्योरी में क्या है, कि जाति प्रथा से ही खूब सारे रिलीजियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशन कंसोलिडेट हुए हैं। ठीक है, ये इतना बस याद रखो, बाकी सब बेकार है। तो रेशियल थ्योरी रिस्ले की, ब्राह्मणिकल थ्योरी जीएस गुरवे की, ऑक्यूपेशनल थ्योरी नेस्फील्ड की, मना थ्योरी हट्टन साहब की, रिलीजियस थ्योरी होकार्ट की। थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ कास्ट आता है, एक के बारे में नहीं पूछेंगे, बहुत कम पूछेंगे आपसे। अगर थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ कास्ट पूछेंगे 500 थ्योरी आपको मारनी है। अब हम पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म। In addition to this theory, there are many more theories that explain origin of caste system. These theory touches only one aspect or the two aspect of the जाति system and can be easily rejected. जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे बिलीफ इन मना एक यूनिवर्सल बिलीफ है। ठीक है, मना की जो बिलीफ है ना, वो केवल भारतीय समाज में नहीं रही है। इम्पर्सनल पावर, आप देखो ना, मैजिक वगैरह दूसरी सोसाइटीज में भी था, इम्पर्सनल पावर इन समथिंग। पर जाति प्रथा भारत में ही क्यों बना? ठीक है, इस पर गौरतलब है ना, और कहीं का जाति सिस्टम नहीं मिलेगा, भारत में ही क्यों मिला? जब मना की बिलीफ हर जगह है तो केवल जाति प्रथा भारत में क्यों बना? ठीक है, बिलीफ इन मना इज यूनिवर्सल, बट व्हाई शुड इट गिव राइज टू कास्ट सिस्टम ओनली इन इंडिया? दिस पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन जीएच हट्टन की थ्योरी ऑफ मना। ठीक है, सेकेंडली द नंबर ऑफ कास्ट। अब जो कास्ट जो हैं, जो जातियां हैं, दे आर फार ग्रेटर। जातियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन अवेलेबल। ठीक है, अगर आपके पास ऑक्यूपेशन इतनी है और जातियां इतनी हैं, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि जो जाति है वो लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर से बनी है, ऑक्यूपेशन बेसिस है जाति का। ठीक है, द नंबर ऑफ कास्ट आर फार ग्रेटर देन द नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन विच पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द ऑक्यूपेशनल थ्योरी ऑफ रॉबर्ट, ये नेस्फील्ड की जो थ्योरी है ना, ऑक्यूपेशनल थ्योरी, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है, आपको याद रखने होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन की बात करते हैं। थोड़ा मैं आगे बता चुका हूँ, अब इसको खत्म करते हैं। देखो, जो सिविलाइजेशनल स्कूल के ज्ञाता रहे हैं, भगवान रहे हैं, उनका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, जिन्होंने सिविलाइजेशनल स्कूल को उदय करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है।
सिविलाइजेशनल स्कूल जो है अमेरिकन स्टडीज़ है, विलेज स्टडीज़ की बात करता है। ठीक है, इन्होंने जो काम किया था मैक्सिकन सोसाइटीज़ में काम किया था। ठीक है, वहाँ पे ये लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन और पैरोकिलाइजेशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट को बनाने वाले लोगों को उन्होंने ट्रेन किया। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोकिलाइजेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अभी हम रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट हमारे भारत के हैं, उनका नाम है एलपी विद्यार्थी। एलपी विद्यार्थी वॉज ट्रेन्ड बाय रॉबर्ट रेडफील्ड इन सिविलाइजेशन स्कूल। और एलपी विद्यार्थी भारत में किसके स्टूडेंट थे? डीएन मजुमदार साहब के स्टूडेंट थे। ठीक है, अब इन पर एलपी विद्यार्थी पे इन दोनों का इन्फ्लुएंस था। और तो एलपी विद्यार्थी ने काफ़ी सारा काम किया है इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में, जिसमें सबसे बड़ा काम उनका है नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स और दूसरा काम है सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसी चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि जो 20th और 21st सेंचुरी से एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्होंने क्या क्या बातें करी हैं। 19th है, 20th है, 21st सेंचुरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या क्या चीज़ें वो निकाल के लाए हैं। जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड ने दो कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करवाया, एक था लिटिल ट्रेडिशन और दूसरा था ग्रेट ट्रेडिशन। एक आई मार्गरेट मेरियट। ठीक है, मेरियट जो है, इन्होंने जो है मेरियट याद रखना, मार्गरेट मीड अलग हैं, ये मेरियट हैं। ठीक है, मेरियट ने यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। इनके नाम को एक बार क्लियर कर लेते हैं, मैं स्लिप से हो रहा है दिमाग से। मैकिम मेरियट, सॉरी, सही कर लीजिए से नोट्स में, मैकिम मेरियट है, वो स्लिप हो जाता है कई बार दिमाग से। मैकिम मेरियट ने कॉन्सेप्ट दिया है यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकिलाइजेशन। ठीक है, इन्होंने कहाँ काम किया था बताइए ज़रा? इन्होंने काम किया था किशनगढ़ी, उत्तर प्रदेश का एक गांव है किशनगढ़ी, मैं आगे बताऊंगा इनके बारे में। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोकिलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन किया है जब किस तरीके से लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन की तरफ बढ़ते हैं, पैरोकिलाइजेशन किस तरह से ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फिर एलपी विद्यार्थी है, उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स और सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, ये मैं बता चुका हूँ। एमएन श्रीनिवास ने 3-4 कॉन्सेप्ट दिए, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, आगे बात करेंगे। एफजी बेले ने बात करी है ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम की, आगे बात होगी। सुरजीत सिन्हा ने भी बात करी है ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम की। ठीक है, वैसे एफजी बेले का काम है फोक अर्बन कंटिन्यूम और सुरजीत सिन्हा काम है ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये सब रट लेना, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट्स आए इनके बारे में एक्सप्लेन करना, तो आप इनसे जुड़े हुए एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में भी लिखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन है क्या। ठीक है, अब रॉबर्ट रेडफील्ड इनको डिफाइन करें हैं, तो रॉबर्ट रेडफील्ड की भाषा में हम बात करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेडफील्ड, लिटिल ट्रेडिशन इज द ट्रेडिशन ऑफ अनरिफ्लेक्टेड मैनी। ठीक है, अनरिफ्लेक्टेड मैनी, और ग्रेट ट्रेडिशन इज द ट्रेडिशन ऑफ रिफ्लेक्टिव फ्यू, जो मैच्योर बोले जाते हैं, जो रिफाइन करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी गांव में जाते हैं, ठीक है, गांव में कुछ कहानियां जुड़ी होती हैं, कहानियां समझते हैं, फॉल्कलोर्स जुड़ी होती हैं, कुछ गाथाएं जुड़ी होती हैं, कुछ हिस्ट्रीज जुड़ी होती हैं। ठीक है, जो आपको बताई जाती हैं, वो होती हैं लिटिल ट्रेडिशन की कहानियाँ। ठीक है, अब जब आप इस गांव के सेटअप से बाहर निकलते हैं, आप बड़े स्तर की पिक्चर देखते हैं, तो कुछ और बड़ी कहानियां होती हैं, जैसे रामायण, महाभारत, कुछ रिफाइंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको बोलते हैं ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, जब आप सिंगल गांव या फिर सोसाइटीज़ में जाते हैं, तो कुछ फॉल्कलोर्स पढ़ते हैं, जो मुंह जवानी लोग याद करते आ रहे हैं, जो सुनते सुनाते आ रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, वो चलते आ रहे हैं। जैसे बोलते हैं कि गाँव में एक मंदिर है, उस मंदिर में अगर आप कुछ मांगते हैं तो वो पूरा हो जाता है, अगर आप कुछ कार्य गलत करते हैं, उस मांग के विरुद्ध करते हैं, तो आपको ये बड़ा सांप मंदिर में रहता है, वो घर पे आके काट लेगा। ठीक है, इस तरह की कुछ स्टोरीज चलती आ रही होती हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा सच भी हो जाता है या फिर सच होता हुआ दिखता है, तो लोगों का विश्वास उन थ्योरीज में बढ़ जाता है। इसका कोई रिटन बायोडेटा नहीं होता है, फिर रिटन टेक्स्ट नहीं होता, रिटन फॉल्कलोर नहीं होता, ये बस मुंह जबान से बात करती हैं और लोग इसमें मिर्च मसाला भी लगाते हैं, इनोवेशंस भी करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। हर गांव में ये एसोसिएटेड कहानियां होती हैं, तो ये जो होती हैं ये होता है लिटिल ट्रेडिशन। ये छोटा इसका प्रसार है इस कहानी का। ठीक है, कुछ कहानियां बड़ी होती हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। ठीक है, और बड़ी कहानियां भगवान की कहानियां हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वो ग्रेट ट्रेडिशंस होते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ कहानियां जो छोटे स्तर पे रची होती हैं, वो ठीक है, वो पॉपुलराइज करी जाती हैं कुछ लोगों के द्वारा। जैसे रामायण जो है पहले लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, कोई एक कहानी थी जो लिटिल ट्रेडिशन में हुआ करती थी, किसी एक गांव में या किसी एक लोकेलिटी में, किसी एक क्षेत्र में ये कहानी चली आ रही है। ठीक है, उसको लिखा, उसको रिफाइन किया जिस तुलसीदास ने। ठीक है, तो वो रामायण बड़े लेवल पे हो गई, उसे बाद में पॉपुलराइज किया लोगों ने, वो ग्रेट ट्रेडिशन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ऐसी महाभारत है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर रीजन की स्टोरी हुआ करती थी, लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट हुआ करती थी। बाद में क्या किया गया, इसको जो है पॉपुलराइज किया गया। ठीक है, लोगों ने इसको गाया
बोला, प्रचार किया इसके बारे में, ठीक है। भक्ति मूवमेंट में आप देखें ना किस तरीके से राम की कहानी, ठीक है, कृष्ण भगवान की कहानी जो है लोगों ने जगह जगह जाके पॉपुलराइज की, तो वो ग्रेट ट्रेडिशंस के फोल्ड में आई। बात समझ आ रही है? तो जब उस कॉन्सेप्ट को रिफाइन किया जाता है तो वो ग्रेट ट्रेडिशन बनता है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि लिटिल ट्रेडिशन से ग्रेट ट्रेडिशन बन रहा है, हमेशा कई बार ऐसा होगा कि जो ग्रेट ट्रेडिशंस हैं उनकी कई सारी चीज़ें जो हैं लिटिल ट्रेडिशंस में आ जाती हैं, ठीक है। जब आप मैं भी भारत देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, वो बताएंगे कि किस तरीके से ट्राइबल समाज के लोग जो हैं वो अपने इष्ट देवता की पूजा के साथ साथ भगवान में पूजा करते समय शेरावाली माता जी की भी फोटो रख रहे हैं, या फिर अब वो पूजा करते समय घंटी बजा रहे हैं। ये सब क्या, ये ग्रेट ट्रेडिशंस के इंस्ट्रूमेंट्स और स्टोरीज हैं जो लिटिल ट्रेडिशंस में आ रही हैं। बात समझ में, कई बार आप देखेंगे कि लिटिल ट्रेडिशंस के भगवान हैं, जैसे साईं बाबा हैं, ठीक है, जैसे वो हैं अपनी वैष्णो देवी माता हैं, ये लिटिल ट्रेडिशंस के भगवान हैं, ठीक है। इनको बड़े लेवल पे लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनकी जो फॉल्कलोर की स्टोरीज हैं कि अगर आप इन भगवान के बारे में थर्सडे को जाएंगे या फिर सोमवार को जाएंगे और इनकी पूजा करेंगे, जैसे होलिका देवी की पूजा करी जाती है, एक लिटिल ट्रेडिशन की स्टोरी थी, अब उसको जो है ग्रेट ट्रेडिशंस में कन्वर्ट कर दिया, कई सारे लोगों ने उसे पॉपुलराइज किया, ठीक है, आपकी मान्यताओं को उससे जोड़ा। जब ये मान्यताएं जोड़ी, आपके समाज का सोशल स्ट्रक्चर उस डायरेक्शन में टिल्ट किया, उस कल्चर की इंपॉर्टेंस आपके लिए बढ़ गई, ठीक है। पहले वो कल्चर एक छोटी सोसाइटी का पार्ट हुआ करता था, बाद में उसको पॉपुलराइज किया, ठीक है, बड़े समाज में। फिर जब वो बड़े समाज में आ गया तो आज देखिए जाते हैं ना जम्मू एंड कश्मीर ये वैष्णो देवी के दर्शन करने, ठीक है, करने जाते हैं ना, क्योंकि वो लिटिल ट्रेडिशन का भगवान था, उसको पॉपुलराइज किया गया और पॉपुलराइज करके वो बड़े लेवल के ग्रेट ट्रेडिशंस के फोल्ड में वो आ गया। जैसे गिरजा देवी हैं उत्तराखंड में, वो एक लिटिल ट्रेडिशन की भगवान है, ठीक है, बाद में वो क्या हुआ है, वो ग्रेट ट्रेडिशन के फोल्ड में आ गई। जब लोगों ने सोशली एक्सेप्ट किया कि वो भगवान हैं तो हम भी पूजा करेंगे जाके, ठीक है। खूब सारी आपको टेम्पल्स दिखेंगे, वो आपको लिटिल ट्रेडिशंस के भगवान हैं, पर वो एसल्ट कर करके लोगों की मान्यताएं जुड़ जुड़ के वो ग्रेट ट्रेडिशंस में अपने आप को स्थापित कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो जो लिटिल ट्रेडिशंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन बना रहा है, वो गांव के वो लोग बना रहे हैं जो हिस्ट्रीज उनके साथ लेके चले आ रहे हैं, जो उस गांव की हिस्ट्रीज लेके चले आ रहे हैं। ये कल्चर्स क्यों जरूरी है, ये फॉल्कलोर्स की मिथ्स क्यों जरूरी हैं, क्योंकि इनके सारे ही लोग जीते हैं। ये मिथ्स हैं, ये माई थीम्स है, सच्चाई और झूठ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वी आर नो वन, वी आर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। हम लोगों को इन कल्चर्स की रेलिवेंस के बारे में बात करना है। जो मिथ्स चले आ रहे हैं, जो हम ऐसा कतई नहीं बोलेंगे ये गलत है, ये झूठ है, जो चला आ रहा है वो जरूरी है, क्योंकि उसने समाज को बनाया है। अगर हम सोशलॉजिस्ट हैं तो हमें समाज की चिंता है, अगर हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं तो हमें समाज के साथ इंडिविजुअल की बायोसाइकोलॉजिकल नीड की भी जरूरत है, ठीक है, क्योंकि जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है, ठीक है, बिना धर्म के इंसान कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नास्तिक लोग जो हैं इंसान नहीं है, वो भी इंसान हैं, पर धर्म जो है, जो रिलीजन है, वो एक बड़ा रोल अदा करता है इंसान के एग्जिस्टेंस में, इंसान की जिंदगी को मीनिंग देने के लिए, इंसान के सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। बात समझ में आ रही है? तो ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन समझ में आ रहा है? क्या बोलने की कोशिश है, दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेडफील्ड, लिटिल ट्रेडिशन इज द ट्रेडिशन ऑफ अनरिफ्लेक्टेड मैनी। रट लो से, अनरिफ्लेक्टिव मैनी। अनरिफ्लेक्टिव मैनी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पर ये स्टोरीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ग्रेट ट्रेडिशन सुनो, इट इज अ ट्रेडिशन ऑफ रिफ्लेक्टिव फ्यू। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज कर देंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, जैसे तुलसीदास हो गए, वाल्मीकि साहब हो गए, ठीक है, इन्होंने इन लिटिल ट्रेडिशंस की स्टोरी को रिफ्लेक्ट किया। भक्ति मूवमेंट के लोग हो गए, ठीक है, जिन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। बात समझ में आ रही है? द लिटिल ट्रेडिशन में सुनिए, द मेजोरिटी एंड अनएजुकेटेड पीपल, अनएजुकेटेड याद रखना, ऑफ द विलेज who do not modify, elaborate or refine the idea, the tradition of such layman people is little tradition, ठीक है। अब इस आइडिया को रिफाइन करके ग्रेट ट्रेडिशंस के फोल्ड में लाने वाले जो लोग हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। द फ्यू एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल स्पेशलिस्ट who can elaborate or refine the idea, the tradition of such specialist people is great tradition, उसको बोलते हैं ग्रेट ट्रेडिशन। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन कंटेक्स्ट लेवल, मिथ हो गया, माइथोलॉजी हो गया, मैजिक हो गया, विचक्राफ्ट हो गया, फोल्कलोर हो गया, फोल्कलोर हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया, एक्सेट्रा, दे कॉन्स्टिट्यूट्स द लिटिल ट्रेडिशंस। जो भी कहानियां हैं डिफरेंट फॉर्म में, जादू हो रहा है, विचक्राफ्ट हो रहा है, फोल्कलोर हो रहा है, फोल्क टेल हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये सब लिटिल ट्रेडिशंस का पार्ट है। जैसे आइडिया ऑफ महाभारत, रामायण, उपनिषद, वेद एक्सेट्रा कॉन्ट्रीब्यूट्स द ग्रेट ट्रेडिशंस ऑफ हिंदू सोसाइटी। इतना क्लियर हुआ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द एम ऑफ स्टडी ऑफ लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन इज नॉट टू शो दैट द लिटिल ट्रेडिशन इज इंफीरियर एंड ग्रेट ट्रेडिशन इज सुपीरियर। कभी ये मत मान के बैठ जाना कि लिटिल ट्रेडिशन जो अनपढ़ जाहिल लोग बना रहे हैं और ग्रेट ट्रेडिशन पंडित और एकदम ज्ञानी लोग बना रहे हैं।
ऐसा कतई नहीं है, दोनों का ही रोल है अपनी जगह पे। जैसे अगर लिटिल ट्रेडिशंस की ये स्टोरीज ना बनती तो वो ग्रेट ट्रेडिशन अपना इनपुट कहाँ से लेता, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। सुनो अब ध्यान से, द एम ऑफ द स्टडी ऑफ लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन इज नॉट टू शो दैट लिटिल ट्रेडिशन इज inferior and great tradition is superior, but the aim is to show that it is from the material of little tradition that constitutes a great tradition. लिटिल ट्रेडिशन के मटेरियल से ही ग्रेट ट्रेडिशन बनता है। Our concern is to show that in the making of Indian civilization, it is the tradition of the tribals, lower caste and common man, ठीक है, that have contributed, so that the tribal people and the lower caste feel that they have also a role in the making of Indian civilization, ठीक है, so that they can feel proud of and join the national mainstream। ये आइडिया है, इसको पकड़ के रखना है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। अब देखो यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकिलाइजेशन किसके कॉन्सेप्ट थे? किशनगढ़ी में काम किया है मैकिम मेरिट ने, और मैकिम मेरिट किसकी स्टूडेंट हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड की। एलपी विद्यार्थी किसके स्टूडेंट हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के। सिविलाइजेशनल स्कूल की बात हो रही है। सिविलाइजेशनल स्कूल का बेसिस है विलेज स्टडीज। विलेज स्टडीज स्टार्ट हुआ है 1947 के बाद भारत में। भारत की जो इंडियन विलेज स्टडीज हैं, जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की जो बेसिस फाउंडेशन रखती हैं, ये 1947 के बाद हुआ है, ठीक है। जैसे ही भारत आज़ाद होता है, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट खूब सारे भारत में आते हैं, जिसमें से मैकिम मेरिट भी थी, ठीक है। 1960 के आसपास इस इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कमान इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपने हाथों में रखी, जिसमें बड़े नाम एम एन श्रीनिवास हैं और कौन है बताइए? एलपी विद्यार्थी जी हैं, एससी दुबे जी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच लिटिल ट्रेडिशन सर्कुलेट्स अपवर्ड एंड बिकम पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन किस तरीके से ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट बनेगा, किस तरीके से गांव की एक छोटी सी लोकेलिटी की एक छोटी सी स्टोरी वो एक बड़ी स्टोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। बड़ी मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, जिसको लोग जो हैं उस गांव से बढ़कर मानने लग जाएंगे, ठीक है। रामायण की जो स्टोरी एक छोटे से एरिया में घटित हुई है, पर आज हम सब मानते हैं ना, तो किस तरीके से ये ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट बनी, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं। द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा इन अयोध्या लिटिल ट्रेडिशन वॉज यूनिवर्सलाइज्ड इनटू रामायण ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन। यहाँ तो कोई दिक्कत। द सौरती, अब सौरती हम पढ़ेंगे, दिवाली के इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है। अभी सौरती का जो फेस्टिवल है, ये देखो सौरती जो है ये एक लिटिल ट्रेडिशन में गॉडेस है, ठीक है, ठीक है। किशनगढ़ी में दिवाली के दिन सौरती की पूजा की जाती है, ठीक है। अब इसको यूनिवर्सलाइज किया गया है गॉडेस लक्ष्मी में, ठीक है। अब लक्ष्मी माता जो हैं ये भी एक लक्ष्मी माता, ये भी एक लिटिल ट्रेडिशन का भगवान थी। अब ये पैसों की देवी जो हैं, जिनको बोला जाता है धन की जो देवी हैं, ये लिटिल ट्रेडिशन से किस तरीके से ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट बनी है, ये है यूनिवर्सलाइजेशन। तो सौरती जो है लिटिल ट्रेडिशन की, ठीक है, हैज बीन यूनिवर्सलाइज्ड इनटू गॉडेस लक्ष्मी ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, ठीक है। जो आपको आज गॉडेस दिखती है ना, प्रोमिनेंट गॉडेस, ये कभी ना कभी किसी ना किसी लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट थी। इसलिए तो बोलते हैं इंडिया में इतने सारे भगवान क्यों हैं, क्योंकि वो भगवान कभी ना कभी किसी लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट थे। महादेव जो हैं, ठीक है, महादेव कौन है बताइए? महादेव जो अपने भगवान शिव हैं, ये कभी लिटिल ट्रेडिशन के भगवान थे, ट्राइबल गॉड बोले जाते हैं इन्हें, पर आज सब मानते हैं ग्रेट ट्रेडिशन के पार्ट हो चुके हैं। इतना समझ में आ रहा है? तो जो भी ये रिलीजन में जो भगवान होते हैं, ठीक है, जो भी छोटी सोसाइटीज़ में जो भगवान होते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ भगवान जो होते हैं प्रोमिनेंट हो जाते हैं और ग्रेट ट्रेडिशन के फोल्ड में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। फिर स्टार्ट होती है एनालिसिस, ठीक है। अब इसको गलत डायरेक्शन में मत लेना। जैसे आपके खूब सारे भगवान हैं, फिर आप कनेक्ट करते हैं, जो ग्रेट ट्रेडिशन के लोग हैं, स्पेशलिस्ट बोला जाता है जिन्हें, वो कनेक्ट करते हैं, वो एक भगवान से दूसरे भगवान को जोड़ते हैं अवतार के नाम पे। किसके नाम पे? अवतार के नाम पे। जैसे राम जी को बोला गया कि ये इनके अवतार हैं, फिर गणेश जी को बोला गया ये इनके अवतार हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो हिंदू समाज, हिंदू फिलॉसफी है, उसमें मीनिंग देने का काम ग्रेट ट्रेडिशन के स्पेशलिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से ही मीनिंग मिलता है लोगों को, ठीक है, और अपनी जो आस्था है उसको जीने का आधार वो बनाते हैं। इतना समझ में? अब ये मत सोचना कि आप अथीस्ट हो जाओगे कुछ समय बाद ये सब पढ़ने के बाद, ठीक, ऐसा नहीं है, ठीक है। धर्म का अपना रोल है और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए। द सलूनो ऑफ लिटिल ट्रेडिशन हैज़ बीन यूनिवर्सलाइज्ड इनटू प्रीस्ट चार्म टाइम ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन। एक सलूनो फेस्टिवल होता है, ये भी वहीं पर है, किशनगढ़ी में ही है। अब ये जो है यूनिवर्सलाइज हो गई है जब कोई प्रीस्ट आपके बाल वो बांधता है, कलावा बनता है ना गाँव में, पलावा बांधते हैं, तो बोलते हैं जजमान को कुछ दीजिए, ठीक है।
जजमान बोलते हैं ना उनको, वो जो आके पंडित जी आके कलावा बांधते हैं जजमान के हाथ में, तो बदले में वो पैसे लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सलूनो फेस्टिवल था लिटिल ट्रेडिशन के बताऊंगा, ये यूनिवर्सलाइज हुआ है प्रीस्टली चार्म टाइम में। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ फॉल्कलोर्स हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं, कोई भगवान हैं जो लिटिल ट्रेडिशन के पार्ट हुआ करते थे, पर वो यूनिवर्सलाइज हुए और ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट बने। अब ये मत सोचना कि केवल वन वे प्रोसेस है, ये टू वे प्रोसेस है। कई बार लिटिल ट्रेडिशन की, ग्रेट ट्रेडिशन की भी चीज़ें लिटिल ट्रेडिशन में एंटर करती हैं। ठीक है, जहाँ हम सेक्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखिए, यूनिवर्सलाइजेशन अगर प्रोसेस है तो लिटिल ट्रेडिशन एक रॉ मटेरियल है, ग्रेट ट्रेडिशन एक प्रोडक्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, स्टोरी ऑफ लॉ ड्रामा किसी एक क्षेत्र में स्टोरी रही होगी, एक लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट रही होगी, पर वो यूनिवर्सलाइज हुई बाय वाल्मीकि एंड तुलसीदास और वो रामायण बनी, ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट बनी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सौरती जो है, दिवाली पे इनकी पूजा करी जाती थी एक पर्टिकुलर छोटे से समाज में। ठीक है, चाहे वो किशनगढ़ी का समाज है। ठीक है, वो एक लिटिल ट्रेडिशन था। अब वो यूनिवर्सलाइज हुई वो माता जी। ठीक है, और वो बनती हैं गॉडेस लक्ष्मी। ठीक है, अब दिवाली जो मनाई जाती है, ठीक है, वो पूरे इंडिया में मनाई जा रही है। पहले दिवाली का जो फेस्टिवल है वो एक छोटे से रीजन में था ना, क्योंकि स्टोरी राम जी की एक छोटे से रीजन की थी। फिर उसको पॉपुलराइज किया गया। जब वो पॉपुलराइज की तो दिवाली भी यूनिवर्सलाइज हुई और वो इंडिया का कल्चर बन के आई, जहाँ पे लॉ ड्रामा की स्टोरी से हर कोई इंसान अपने आप को जोड़ रहा है। तभी तो भाई 1992 6 दिसंबर 1992 पे बाबरी मस्जिद को गिराने वाला आदमी केवल अयोध्या रीजन का थोड़ी था, वो गुजरात से भी था, वो तमिलनाडु से भी था, क्योंकि इस स्टोरी को यूनिवर्सलाइज किया गया। बात समझ में आ रही है? तो सौरती ऑन दिवाली लिटिल ट्रेडिशन जो है यूनिवर्सलाइज हुआ गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली ग्रेट ट्रेडिशन में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लिटिल ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेडफील्ड द लिटिल ट्रेडिशन इज द ट्रेडिशन ऑफ अनरिफ्लेक्टेड मैनी। मैं बता चुका हूँ। लिटिल ट्रेडिशन कंसिस्ट ऑफ मिथ, माइथोलॉजी, मैजिक, विचक्राफ्ट एक्सेट्रा एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? लिटिल ट्रेडिशन जो है इज द सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लिटिल ट्रेडिशन हैज हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लिटरेचर, गॉडेस एंड फेस्टिवल्स ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टोरी ऑफ लॉ ड्रामा ऑफ अयोध्या लिटिल ट्रेडिशन हैज बीन यूनिवर्सलाइज्ड बाय तुलसीदास एंड वाल्मीकि इनटू रामायण ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैकिम मेरिट इन द स्टडी ऑफ किशनगढ़ी के ध्यान सुना। सौरती जो मैंने बताया, लिटिल ट्रेडिशन हैज बीन यूनिवर्सलाइज्ड इनटू ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। He found that on the occasion of Deepavali, people make the images of Saurti on their walls. ठीक है, on the occasion of Deepavali, goddess Lakshmi is believed to enter into the clean house. अब देखो, जो दिवाली का जो फेस्टिवल है वो केवल लक्ष्मी जी की पूजा का फेस्टिवल नहीं है। राम जी जब वापस लौटे थे अयोध्या में आफ्टर 14 वर्ष का वनवास, ठीक है, तब भी दिवाली मनाई गई थी। तो ये जो दिवाली का कॉन्सेप्ट है इंटरकनेक्ट कैसे कर पाया, ये ग्रेट ट्रेडिशन के दिमाग चले हैं। ठीक है, बात सुनारी, जिन्होंने काफ़ी लिटिल ट्रेडिशंस की स्टोरीज को जोड़ के एक प्रस्तुत किया। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो ग्रह नक्षत्र हैं इससे डेट्स को निकाले कि नवंबर के इस तारीख को, ठीक है, आप जो है दिवाली मनाएंगे। अब दिवाली जो है, बात सुन रही है, दिवाली रामायण वाले रीजन के लिए अलग है और सौरती वाले रीजन के लिए अलग है, पर चूंकि ये यूनिवर्सलाइज हो गए हैं तो दिवाली में इन दोनों भगवान की पूजा हो रही है। बात सुन रही है, पहले ये रीजन अलग थे, अब ये यूनिवर्सलाइज हो चुके हैं, तो लोगों को क्या पता कि ये सौरती वाली दिवाली है या राम जी वाली दिवाली है। लोगों ने तो बड़ा कॉन्सेप्ट दिया, दिवाली है तो सबकी पूजा हम करेंगे। तो दिवाली पे आप देखते हैं ना, आप अपने मंदिर को देखिए, ठीक है, दिवाली में आपके घर में जहाँ पूजा होती है तो कितना भगवान है वहाँ पे, वो भगवानों की पूजा क्यों हो रही है? वो भगवानों की पूजा, वो सोचो ना, दिमाग लगाओ। क्योंकि ये गॉड जो है लिटिल ट्रेडिशन से अपने आप को एक्सप्रेस कर करके इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं ग्रेट ट्रेडिशन के। ठीक है, और इनको एक्सप्रेस कराने वाले कौन है? वो प्रोसेस है यूनिवर्सलाइजेशन। बात समझ आ रही है? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली गॉडेस लक्ष्मी इज बिलीव टू एंटर इनटू द क्लीन हाउस, इसीलिए जो है घर की सफाई भी होती है। तो हर एक कल्चर जुड़ा हुआ है, उस कल्चर के साथ एक मीनिंग जुड़ा हुआ है, और उस कल्चर के मीनिंग को सर्व करने के लिए लोग अपनी भावनाओं लगा के रखते हैं। ठीक है, अब वो भावना ही तो है जो लोगों का घर साफ करवाती है। उसी भावना के लिए लोग अपने घर में पुताई करवाते हैं, दिवाली आने पर सफाई करते हैं। ठीक है, वो लोगों का मानना है कि घर जितना साफ होगा उतना ही ज़्यादा लक्ष्मी आएगी घर में। ठीक है, तो कल्चर के पीछे मीनिंग है, उस सिंबल के पीछे मीनिंग है, यही तो सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है,
अब इसमें लिखा हुआ है ही फाउंड दैट ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली पीपल मेक द इमेजेस ऑफ सौरती ऑन देयर वॉल्स। ठीक है, सौरती की इमेज बनाते हैं। आपने भी देखा होगा कि अपने घर में जब पूजा होती है दिवाली की तो या फिर ओही अष्टमी की पूजा होती है। ठीक है, खूब सारे त्यौहार हैं। जब ये त्यौहार जो हैं ये किसी ना किसी लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट हुआ करते थे, बाद में यूनिवर्सलाइज हुए। तो फिर आप अपनी मम्मी को देखते हो कि आटे का घोल बनाती हैं। ठीक है, आटे के घोल से फिर वो भगवान की मूर्ति की इमेज बनाने की कोशिश करती हैं दीवार पे। छत पे चंदा मामा आप बनाते हैं। ठीक है, अब ये सब कल्चर्स हैं। ठीक है, ये किसी ना किसी समाज के पार्ट रहा करते थे। ठीक है, लिटिल ट्रेडिशन के। अब ये यूनिवर्सलाइज हो गए हैं जिसको हर इंसान फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ये है अपना क्या कहते हैं, गोवर्धन है, मैं बताऊंगा आगे जाके। अब गोवर्धन की कहानी अलग थी, लोगों ने उसको लिंग्विस्टिकली मिस इंटरप्रेट किया। तो आप जो है दिवाली के बाद गोवर्धन का फेस्टिवल मनाते हैं। होलिका जो है हर जगह जलाई जाती हैं। ठीक है, वो भी लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट थी। हिरण्यकश्यप की कहानी कोई लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट थी, वो यूनिवर्सलाइज हुई। लॉर्ड कृष्णा की कहानी जो है गोकुल की कहानी है। ठीक है, जो एक लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट थी, बाद में यूनिवर्सलाइज हुई। बात समझ में आ रही है? तो यही मैं कह रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना यूनिवर्सलाइजेशन का, इसके पीछे के कुछ इश्यूज हैं, इनको समझना है हमें। ठीक है, जब तक नहीं समझेंगे तो रियल मीनिंग रिलीजन का नहीं समझ में आएगा, जिससे लोग अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं। आप नास्तिक मत बन जाना इन सबको समझने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्विंग द पैरेलल बिटवीन गॉडेस एंड गॉडेस साउरती एंड गॉडेस लक्ष्मी ऑन दीपावली ओकेजन, मैरियट कंक्लूडेड दैट साउरती हैज यूनिवर्सलाइज्ड इनटू गॉडेस लक्ष्मी। Marriott in the study of Kishangarhi also showed that Saluno था ना, लिटिल ट्रेडिशन हैज बीन यूनिवर्सलाइज्ड इनटू प्रीस्ट चार्म टाइम। सलूनो बताऊंगा। ऑन द ओकेजन ऑफ सलूनो, जो मैरिड सिस्टर है, मैरिड सिस्टर कम्स टू द ब्रदर्स हाउस, प्लेसेस अ बार्ले शूट, रक्षाबंधन टाइप। ठीक है, ऑन द ईयर एंड पुट चंदन। ठीक है, चंदन लगाती हैं ऑन द फोरहेड। इन रिटर्न ब्रदर रेसिप्रोकेट विद मनी। अब ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल भी जो है कल्चरल इनोवेशन है, ये भी एक लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट हुआ था जो यूनिवर्सलाइज हुआ। ठीक है, ऑन द सेम ओकेजन ब्राह्मण कम्स टू जजमान हाउस, ties the sacred thread on his wrist and Jajman reciprocate with money. ठीक है, ऑब्जर्विंग द पैरेलल बिटवीन सलूनो एंड द प्रीस्ट चार्म टाइम, मैरियट कंक्लूडेड सलूनो हैज यूनिवर्सलाइज्ड इनटू प्रीस्ट चार्म टाइम ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से जो सलूनो हैं, हमारा सौरती हैं, ठीक है, ये किस तरीके से ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट बने हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लिटिल ट्रेडिशन इनटू ग्रेट ट्रेडिशन इज स्टिल गोइंग ऑन, क्रिएटिंग न्यू डाइटी एंड नए फेस्टिवल्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि नए नए भगवान बनते हैं। ठीक है, नए नए फेस्टिवल्स बनते हैं। ठीक है, जब आप सड़कों पे निकलते हैं ना तो आपको बहुत सारे मंदिर दिखते हैं साइड में, सड़कों के साइड में। ठीक है, कोई चामुंडा देवी का मंदिर दिखेगा, कोई और भगवान का मंदिर दिखेगा। ये भगवान कौन है? ये लिटिल ट्रेडिशन के गॉड्स हैं। अब ये सड़कों के किनारे बने हुए हैं, तो सड़कों के किनारे उनको इसलिए बनाया गया है कि जो उनका भगवान है वो मेन स्ट्रीम का पार्ट बने। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्योंकि उस भगवान के पीछे एक समाज लगा हुआ है। ठीक है, और वो समाज चाहता है कि उसका भगवान जो है वो भी एक रिचुअली इंपॉर्टेंट प्लेस रखे। ठीक है, ना कि केवल उसके समाज के लिए भी और दूसरे समाज के लिए भी। जो साईं बाबा बने, तो साईं बाबा आज यूनिवर्सलाइज हो चुके हैं। ठीक है, पहले वो एक छोटे से समाज में एक स्टोरी के फॉर्म में वो रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और केवल हिंदू में ही नहीं है, ये क्रिश्चियंस में भी है। जो जीसस क्राइस्ट हैं, वो एक छोटी सी स्टोरी थी, उसको पॉपुलराइज किया गया, वो ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट बनी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ता हूँ। जैसे संतोषी माता है, संतोषी माता आप देखते हैं टीवी पे आता रहता है। तो संतोषी माता और न्यू डाइटी जैसे साईं बाबा हो गए, दे आर अ रिजल्ट ऑफ रीसेंट प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। संतोषी माता बनी, साईं बाबा भगवान बने। अब ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। इन रीसेंट ईयर्स ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर, डांस, सॉन्ग एक्सेट्रा, दे आर बीइंग यूनिवर्सलाइज्ड। जैसे वॉर्ली पेंटिंग है, वॉर्ली ट्राइब महाराष्ट्र में, मार्क करके लिखिए कि वॉर्ली ट्राइब कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो वॉर्ली पेंटिंग को यूनिवर्सलाइज किया गया। कल्चर को यूनिवर्सलाइज करना है, वो कल्चर में स्टोरीज भी हो सकती हैं, आपके ये पेंटिंग्स भी हो सकती हैं, सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कलबेलिया डांस है राजस्थान का, वो भी जो है यूनिवर्सलाइज हुआ। ठीक है, यूनिवर्सलाइज मतलब कि सोशल एक्सेप्टेंस और सोसाइटीज का भी, उस समाज का रिचुअल इंपॉर्टेंस और सोसाइटी भी समझ पा रही हैं, उसको उस दर्जे का इंपॉर्टेंस दे रही हैं। कोई एक लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट कब बनता है? जब केवल वो एक समाज से उठ के खूब सारे समाजों के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जब डिफरेंट समाज के लोग उस कल्चर को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, तो यही प्रोसेस है यूनिवर्सलाइजेशन का। इतना समझ में आया? ठीक है, इन रीसेंट ईयर ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर, डांस, सॉन्ग एक्सेट्रा, दे आर बीइंग यूनिवर्सलाइज्ड। वॉर्ली पेंटिंग ऑफ वॉर्ली ट्राइब ऑफ महाराष्ट्र इज बीइंग यूनिवर्सलाइज्ड। कलबेलिया डांस ऑफ द कलबेलिया ट्राइब ऑफ राजस्थान इज बीइंग गेटिंग यूनिवर्सलाइज्ड। Universalization transforms little tradition into great tradition. As a result of universalization of little tradition, new deities, literatures and cultures are being created. ठीक है, कितना क्लियर हुआ? एक मिनट रुकना। अब हम आगे बढ़ते हैं, पैरोकियलाइजेशन समझते हैं। ठीक है, पैरोकियलाइजेशन क्या है?
ठीक है। अभी तक हम यूनिवर्सलाइजेशन पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने ये जाना था कि किस तरीके से लिटरेरी ट्रेडिशन जो है ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट बनता है। अब कई बार ऐसा होगा कि ग्रेट ट्रेडिशन की कई सारी स्टोरीज हैं, जो वो स्टोरीज या फिर वो फॉर्मेट्स या फिर वो कल्चरल पैटर्न्स जो हैं लोग जो हैं लिटरेरी ट्रेडिशंस के, वो ग्रेट ट्रेडिशन से उठाएंगे और अपनी सोसाइटी में लेके आएंगे और कुछ इनोवेट करेंगे और अपनी सोसाइटी के लिए उसे मीनिंगफुल बनाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखो, पैरोकिलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द आइडिया ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन सर्कुलेट डाउनवर्ड्स एंड बिकम अ पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है, लिटिल ट्रेडिशन का वो पार्ट बन जाएगा। जैसे रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम ग्रेट ट्रेडिशन, प्रोसेस क्या है? पैरोकिलाइजेशन। एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट जो हैं लिटिल ट्रेडिशन के हैं, प्रोडक्ट क्या है? लिटिल ट्रेडिशन है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पे लिटिल ट्रेडिशन के हैं। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं अनरिफ्लेक्टिव मैनी, ठीक है, अनएजुकेटेड बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है अनएजुकेटेड वो इनोवेट नहीं कर सकते हैं, दे कैन इनोवेट इन अ वेरी फार बेटर वे। ठीक है, प्रोसेस पैरोकिलाइजेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बना था, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशंस दे आर सिंगल अनब्रोकन चेन, गिव एग्जांपल फ्रॉम रिलीजन, एग्रीकल्चर एंड किनशिप। अब जैसे देखो, अब एक इशू है गांव में, एग्रीकल्चर से मैं बता रहा हूँ, एक जगह गांव में फ्लड आ गया। ठीक है, अब फ्लड आ गया तो फ्लड की प्रॉब्लम को कहाँ तक पहुंचाया गया? ICAR तक, इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पे। तो जब इस फ्लड की लोकल प्रॉब्लम को उठा के ICAR में पहुंचाया गया तो ICAR ने एक बड़े स्तर पे इस इशू को सॉल्व किया कि केवल इस पर्टिकुलर सोसाइटी का ही फ्लड इशू सॉल्व ना हो, कोई सोसाइटी हो, चाहे वो पास्ट की हो चाहे वो फ्यूचर की हो, अगर वहां पे फ्लड आएगा तो हम इस तरीके से उसको डील करेंगे। तो ICAR ने सीड्स बनाए फ्लड रेजिस्टेंट एज दे नीड टू मेक देम। ठीक है, बात समझिए। तो ICAR ने जब ये बनाया और शेड्यूल बनाया कि आप जो है इस तरीके से सीड्स को बोएंगे इन फ्लड रेजिस्टेंट, तो फिर इनका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, ये सीड्स जो है उसी गांव में वापस गए। तो जब ये वापस गए तो पैरोकिलाइजेशन के जरिए तो फार्मर्स ने उनके शेड्यूल को फॉलो ना करते हुए अपने हिसाब से कुछ कल्चरल इनोवेशन के तौर पे उन बीजों को बोया। तो ये है पैरोकिलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन क्या हुआ, जब फार्म की जो फ्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो ICAR ने सॉल्व करी, और ICAR ने जब उसका सॉल्यूशन दिया तो फार्मर्स ने अपने हिसाब से, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करे और लोकली नीड के हिसाब से सीड्स को बोया। तो वो है पैरोकिलाइजेशन। तो ये एक एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, डाल सकते हैं। अब सुनिए, मैकिम मेरिट इन द स्टडी ऑफ किशनगढ़ी फाउंड एट गोवर्धन, ठीक है, हिल एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा हैज बीन पैरोकिलाइज्ड इन द काउ डंग फेस्टिवल। ठीक है, अब ये स्टोरी थी कि गोवर्धन हिल है कि कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। ठीक है, अब मैकिम मेरिट ने ये पाया कि जो लोग हैं वो लिंग्विस्टिक मिसइंटरप्रिटेशन का शिकार हुए। गोवर्धन पर्वत को ठीक है, गोबर के साथ उन्होंने जोड़ दिया, गोवर्धन को गोबर से जोड़ दिया। तो जो दिवाली होती है तो उसके कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद गोवर्धन फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ पे आप देखते होंगे कि गांव में, आपके शहरों में भी लोग जो हैं काऊ के डंग से कुछ बनाते हैं। ठीक है, गाय के गोबर से कुछ बनाते हैं ना, कि घर बनाएंगे, उसमें कृष्ण जी दिखाएंगे या फिर अलग अलग चीज़ें गाय वगैरह दिखाएंगे, गोकुल बनाएंगे। ठीक है, तो ये गोवर्धन फेस्टिवल बनाया जाने लगा। ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक मिसइंटरप्रिटेशन से कल्चर इनोवेशन हुई। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्टोरी थी गोवर्धन की, यूनिवर्सलाइज स्टोरी थी। ये पैरोकिलाइज फॉर्मेट में क्या हुआ, ये गोवर्धन बनी। ठीक है, और फिर ये गोवर्धन वाली स्टोरी जो है फिर ये यूनिवर्सलाइज हुई और दिवाली के बाद लोग मनाने लगे। तो ये देख रहे हैं ना कि एक कंटिन्यूअस आदान प्रदान है चीज़ों का। ग्रेट ट्रेडिशन से लिटिल ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन से ग्रेट ट्रेडिशन, फिर ग्रेट ट्रेडिशन से लिटिल ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन से ग्रेट ट्रेडिशन। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि लोग जो है अपने कल्चर्स को मीनिंग देने में लगे हुए हैं। ठीक है, बात समझ रही है? दिवाली किसको अच्छी नहीं लगती, होली किसको अच्छी नहीं लगती? ये एक कल्चरल पैटर्न्स है जिससे लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं और अपने सोशल एग्जिस्टेंस को मीनिंग दे रहे हैं, सोशल एग्जिस्टेंस। ठीक है, कोई त्यौहार लोग अकेला बनाना पसंद नहीं करेंगे, इस बात को याद रखना है। इंडिविजुअल की बात अगर फंक्शनलिज्म ऑफ कल्चर में मैं जा रहा हूं तो वो बायोसाइकोलॉजिकल नीड एक इंडिविजुअल तक जुड़ी हुई है, लेकिन जो समाज का सोशल स्ट्रक्चर है, रेडक्लिफ ब्राउन का जो सोसाइटी वाला वी फीलिंग वाला इशू है, उसमें ये जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, और ये जो यूनिवर्सलाइजेशन पैरोकिलाइजेशन की जो कल्चरल पैटर्न्स हैं, ये एक बड़ा रोल अदा करते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ रहा हूँ। ड्यू टू लिंग्विस्टिक मिसइंटरप्रिटेशन, जो विलेजर्स हैं अंडरस्टूड दिस एज गोवर्धन इनटू काउ डंग एंड हेंसफोर्थ गोवर्धन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद काउ डंग। ठीक है, अब किशनगढ़ी की स्टडी है। मैकिम मेरिट ऑल्सो शोड दैट द 2 वर्ड्स ऑफ नवरात्रा ऑफ द पुराण, नवरात्रा फेस्टिवल है, वो पुराण में लिखा गया है, उसको पैरोकिलाइज किया लोगों ने। ठीक है, नवरात्रा मतलब 9 नाइट्स को उन्होंने नवरत्था डाइटी से उसको पैरोकिलाइज करा। तो अब आपने क्या पाया कि नवरात्रा से नवरत्था देवी बना दी गई। नवरात्रा लिंग्विस्टिक मिसइंटरप्रिटेशन है टोटल। तो आपने क्या किया, ग्रेट ट्रेडिशन में नवरात्रा कॉन्सेप्ट को लिटिल ट्रेडिशन में नवरत्था देवी बना दिया, और फिर इस नवरत्था देवी का यूनिवर्सलाइजेशन हो गया, तो एक भगवान बन गए। ठीक है,
9 रातें होती हैं ना, पूजा करते हैं हम, ठीक है, 9 दिनों तक, ये जिसमें आप देखते हैं ना कि 9 दिन तक फास्ट रखते हैं लोग, वो जी याद नहीं आ रहा वो फेस्टिवल का नाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब होता है, ठीक है। अष्टमी बनाई जाती है, नौमी बनाई जाती है, तो ये नवरत्था डाइटी वहाँ से बनी। तो ये भी पैरोकिलाइजेशन की वजह से हुआ। आउट ऑफ दीज टू वर्ड्स दे क्रिएटेड अ डाइटी, दिस डाइटी इज अ रिजल्ट ऑफ पैरोकिलाइजेशन। अब क्रिटिसिज्म क्या है ग्रेट ट्रेडिशन लिटरेरी ट्रेडिशन का, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। रॉबर्ट रेडफील्ड डिफाइंड लिटरेरी ट्रेडिशन एज अ ट्रेडिशन ऑफ लेमन, ठीक है, और ऑफ अनरिफ्लेक्टिव मैनी। ही इम्प्लाइड दैट लेमन पीपल ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन आर जस्ट पैसिव एंड दे डू नॉट चेंज, पर ऐसा नहीं है, वो भी इनोवेटिव है। आपने देखा ना किस तरीके से इन्होंने गोवर्धन का फेस्टिवल इनोवेट किया, नवरत्ता देवी बना दी पूरी, ठीक है। बट इन द स्टडी ऑफ किशनगढ़ी मैकिम मैरियट, ये अपने गुरु जी के अगेंस्ट जा रही है, देखो, शी फाउंड दैट लेमन ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन, ठीक है, मैकिम मैरियट ने क्या फाउंड किया कि लेमन ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशंस आर नॉट पैसिव, इनफैक्ट पैरोकिलाइजेशन ऑफ गोवर्धन हिल इनटू काउ ट्रेडिशन एंड नवरात्र ऑफ पुराण इनटू नवरत्था देवी वॉज डन बाय द लेमन ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन। देखो कल्चरल इनोवेशन कितना ज़्यादा है लिटरेरी ट्रेडिशन के लोगों में भी, ठीक है, लेमन लोगों की जिनकी बात कर रहे हैं, कौन, जिनको बोलते हैं ये रॉबर्ट रेडफील्ड की, ये चेंज नहीं करते हैं, ये ज़्यादा इनोवेट नहीं कर पाते हैं। इनोवेट किया ना, क्या किया इनोवेट, गोवर्धन बनाया, एक पूरा नवरात्रा डाइटी बनाई, ठीक है। अब जैसे सबरीमाला की मैं बात करता हूँ, इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट सबरीमाला डाइटी वॉज ओरिजिनली डाइटी ऑफ मलायरन और चोलानाइकन ट्राइब, किसी ट्राइब की ये डाइटी हुआ करती थी, ठीक है। बट नाउ इट हैज़ बीन यूनिवर्सलाइज्ड इनटू हिंदू डाइटीज एज लॉर्ड अयप्पन, ठीक है। तो ये यूनिवर्सलाइजेशन का प्रोसेस कितना ज़्यादा क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये चीज़ें। अब हम आगे बढ़ेंगे मॉडर्नाइजेशन, फिर बात करेंगे हम एम.एन. श्रीनिवास के संस्कृताइजेशन डोमिनेंट कास्ट की, ठीक है। कल हम ये पेपर 1 का जो पार्ट है ना, पेपर 2 का ये पार्ट है इंडियन एंथ्रो वाला, ये हम बेसिक तौर पे ख़त्म कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें बच जाएंगी ना, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट से हम डील कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझो, जब अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा ना, तो आप दुनिया जहाँ की किताबें पढ़ लेंगे, ठीक है।